अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 बातें हैं जिसके ऊपर आज आपसे गुफ्तगू होगी। पहले तो कुछ बताएंगे आपको कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट, इनके दरमियान आपस में चल क्या रहा है, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं और उनकी जो आजकल गुफ्तगू है उसको जिस तरह से कोट किया जा रहा है, क्या उसका मतलब है और क्या पहनाया जा रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब के साथ जो ट्विटर पे ट्रोलिंग हो रही है, इसकी वजह क्या है और इस सारे किस्से में मेरा तज्जिया, मेरा एनालिसिस क्या है, मैं इसको कैसे देखती हूँ, इसके हवाले से भी आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। और आखिर में थोड़ा सा जो बल्दियाती इंतखाब है कराची का, हैदराबाद का, दादू और कुछ और मज़ीद अजला जो सिंध के, वहाँ पर क्या सिचुएशन है उसके बारे में भी कुछ अपडेट करेंगे आपको। तो सबसे पहले ज़रा बात हो जाए इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की। फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ थे और बाजवा साहब जब तक आर्मी चीफ थे तब तक उनके होते हुए तो वो मोहतात थे, लेकिन उसके बाद उनके जाने के बाद बाजवा साहब की तरफ तोपों का रुख हो गया खान साहब की, और उन्होंने फिर भरपूर तरीके से उनके ऊपर तनकीद भी की और मुख्तलिफ मुलाकातों में ये तनकीद का सिलसिला अभी तक जारी है। अगरचे वो ये कहते हुए हमें नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर कि उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अभी कंटिन्यूटी चल रही है, बहुत से लोग जो बाजवा साहब की टीम में थे वो वहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसी तर्ज पर चल रही हैं जैसे कि बाजवा साहब के दौर में चल रही थीं। इसके साथ साथ वो ये हाल ही में कहते हुए नजर आए कि इस्टेब्लिशमेंट आज भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ़ है और जो पंजाब में इत्तेमाद का वोट लेने का मामला था उसके हवाले से भी उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में ये बात कही कि उनके मेंबर्स को तोड़ने की, उनको रोकने की, उनको पीडीएम के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इवन काफ लीग पर भी दबाव बहुत ज़्यादा है और इस बात का इजहार ढके छुपे अल्फाज में मुन्नस इलाही साहब ने भी किया कि उनके ऊपर बहुत सी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, उनकी फैमिली को भी काफ़ी हरास किया गया है, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो वो भी इसका इशारा जो है वो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि इन्हीं ताकतों की तरफ कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को अभी तक इस्टेब्लिशमेंट से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इस पर मोहतात भी हैं और वो डायरेक्टली नए आर्मी चीफ से या जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ कोई मज़ीद महाज आराई नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाए नए जो सेटअप है उसके साथ और आगे की अब बात की जाए, आगे का सोचा जाए। इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में इसी तरह की कुछ गुफ्तगू की जिससे कि मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया है, लेकिन उनकी गुफ्तगू को कुछ इस अंदाज से कोट किया गया कि इमरान खान साहब जैसे ये कह रहे हों कि जी वो सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं, वो सब कुछ माफ़ करने के लिए तैयार हैं और बस वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस पर उन पर तनकीद शुरू हो गई कि देखें जी, खान साहब इक़्तिदार के लिए कुछ भी करने के लिए माफ़ तैयार हैं। वो कहते हैं कि जी शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ, जो कुछ आज़म सवाती ने फेस किया, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, जनरली सहाफ़ियों के साथ जो कुछ होता रहा पिछले 8-9 महीने में, और फिर ख़ुद खान साहब पर जिस तरह से कातिलाना हमला हुआ, तो इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि बस उन्हें इक़्तिदार अगर मिल जाए तो फिर वो सब कुछ माफ़ करने के लिए तैयार हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब का ये मतलब था कहने का। इमरान खान साहब इस चीज़ को इस तरह से उन्होंने कहा था कि एक तो ये कि जिन्होंने ये सब किया और जो इसमें मुलव्वस हैं वो इसका एतराफ़ करें, वो अपनी गलती मानें, वो कहें कि उन्होंने ये गलत किया, उनको इस चीज़ का एहसास हो और फिर वो उनसे आगे बढ़कर बातचीत करने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो किसी से कोई ज़ाती अनाद या बुग़्ज़ नहीं रखते हैं, ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर मुल्क का मफाद एक चीज़ में है तो अब ये नहीं मतलब है कि वो हमेशा हमेशा के लिए पूरे इदारे के ऊपर कोई क्रॉस लगा देंगे कि नहीं जी अब जी इनसे कभी भी हमने ताल्लुकात बेहतर नहीं करने हैं। बल्कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने आज भी जो प्रोड्यूसर से मुलाकात की उसमें इस बात का इजहार खुले अल्फाज में किया कि पाकिस्तानी फ़ौज बड़ी ज़रूरी है। इमरान खान साहब का कहना है कि जो पाकिस्तान के रीजनल हालात हैं, जो सिक्योरिटी खदशात हैं, जो आसपास दुश्मन हमें बिल्कुल जिसको कहते हैं हमारे ऊपर चढ़ाई किए रखते हैं, इन हालात में एक मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़ामिन है, हमारी बका की ज़ामिन है। तो इमरान खान साहब बजा तौर पर ये समझते हैं कि फ़ौज का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब समझते हैं कि फ़ौज एक हकीकत है। इमरान खान साहब समझते हैं कि फ़ौज की जितनी भी कैपेबिलिटी है वो एक प्रोफेशनल इदारा है, वो मुनज़्ज़म इदारा है और वहाँ पर एक मेरिट का सिस्टम है। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनकी जितनी ये तमाम तर ताकत है, सलाहियत है, नज़्म व ज़ब्त है, ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव वे में पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हों
और पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए इस्तेमाल हों, करप्शन के खिलाफ इस्तेमाल हों और बहुत सारी और चीज़ें जो पाकिस्तान के लिए रुकावट बनी हुई हैं तरक्की में, उनके खिलाफ इस्तेमाल हों, पाकिस्तान की तरक्की के हिमायत में, हक में इस्तेमाल हों, ना कि वो सियासी जोड़ तोड़, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या फिर इक़्तिदार की कशमकश के लिए, इक़्तिदार की रस्साकशी के लिए, या जो बंदर तमाशा पिछले 8-9 महीने से जारी है उसके लिए इस्तेमाल हो। तो इमरान खान साहब जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपने जो एक वाज़ेह नक्शा है वो बना चुके हैं, और इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आएंगे तो उनकी कोशिश भी यही है कि जब भी वो इक़्तिदार में अगर वापस आते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हों, उसमें कोई माजी की तलखियाँ ना हों, बल्कि वो ये समझते हैं कि वो प्रोफेशनली अपना काम करें और उसमें एक पॉजिटिव तरीके से जो भी मुंतखब हुकूमत हो उसको सपोर्ट करें, ना कि वो किसी इक़्तिदार की रस्साकशी का हिस्सा बने, कोई डील्स वील्स करें, NROs देते फिरें या लोगों के लिए कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते नजर आएँ। तो इमरान खान साहब इस पर बड़े क्लियर हैं, और जहाँ तक माफ़ी तलाफ़ी की बात है वो फिर यही बात करते हैं कि जब कोई इस बात को मान ले, चीज़ों की दुरुस्ती की तरफ जाए, और जो लोग अरशद शरीफ के जो कातिल है जिन्होंने ये किया उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए, अपने इदारे में अगर कुछ लोग ऐसी चीज़ों में मुलविस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो ऑटोमेटिकली उनके जो पूरे सेटअप के साथ ताल्लुकात है वो बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो पूरे फ़ौज के खिलाफ नहीं है, और वो समझते हैं कि जो भी इसमें अफराद मुलविस हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई ज़रूरी है, और उसके बाद वो तमाम माजी की तलखियाँ भुलाने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल अब ये देखना है कि क्या वाकई इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इसी तरह अपनी सोच को जारी रखेंगे, या वो फिर अगर इसको मज़ीद एग्रेसिव करते हैं तो उसका उन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान, और अगर वो इसको मज़ीद पॉजिटिव करते हैं तो क्या उनके लिए इक़्तिदार का रास्ता खुल जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल वो इस पर बड़े क्लियर हैं और किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी तैयार दिखाई नहीं देते हैं। अब आ जाते हैं जी, कासिम अली शाह साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पाकिस्तान में बड़े मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो टीचर हैं और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, और आम तौर पर वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ इदारों में लेक्चर्स भी देते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी उनके मुख्तलिफ़ लेक्चर्स जो हैं वो बड़े लाखों व्यूज़ लेते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा एक मारूफ शख्सियत है जहाँ तक दर्स व तदरीस की बात है। पिछले दिनों उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, फिर शहबाज शरीफ साहब से, परवेज़ इलाही साहब से, और भी मुख्तलिफ़ सियासतदानों से उन्होंने मुलाकात भी की और उनसे इंटरव्यूज़ भी लिए, और उसके बाद एक टीवी चैनल पर आकर उन्होंने इन शख्सियात के बारे में अपनी राय का इजहार किया, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ी सी सख्त बात की, जबकि शहबाज शरीफ साहब के लिए या परवेज़ इलाही साहब के लिए कुछ तारीफ़ी कलमात कहे। उनका मानना है कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने नरम तबीयत पाया, जबकि इमरान खान साहब में बड़ी अकड़ देखी, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो ऐसा लग रहा था तर्ज सियासत है या जो उनका अंदाज है वो ऐसा है कि जैसे वो सारे फैसले दुनिया में करना चाहते हैं, क़यामत के फैसले भी दुनिया में करना चाहते हैं, और उनके अंदर उन्होंने कोई लचक नहीं देखी। तो वो इस तरह की गुफ्तगू जो थे वो फरमा रहे थे। तो इसके ऊपर फिर उनकी PTI के जो मुख्तलिफ ट्रोलर्स हैं उनकी तरफ से बड़ी ट्रोलिंग शुरू हो गई, और उनके ऊपर ख़ासी तनकीद का सामना उन्हें करना पड़ा। अच्छा, अब मैं ज़ाती तौर पर यह समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर इमरान खान साहब को कोई तनकीद कर दे उसके ऊपर, या उनके किसी एक्शन के ऊपर किसी हवाले से कोई बात कर दे तो उसके पीछे ही पड़ जाए। हर एक की अपनी राय हो सकती है। अगर लाखों करोड़ों लोगों को इमरान खान साहब पसंद हैं तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ना भी पसंद हो, तो दोनों की राय का एहतराम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इमरान खान साहब को नहीं पसंद करता तो उसके ऊपर जो आप चढ़ दौड़े। तो एक तो पहले ये चीज़ हो गई जहाँ तक कासिम अली शाह साहब की राय की बात है। अब ज़रा इसकी अगर डाइसेक्शन कर लें कि जो उनकी राय थी वो ठीक थी या नहीं ठीक थी, तो वो एक अलग मामला है। कासिम अली शाह साहब जो थे वो मुख्तलिफ बाद में आए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पर, उन्होंने आकर अपनी बात की बड़ी वजाहत करने की भी कोशिश की। मुझे लगता है कि जो ट्रोलिंग उनके ऊपर हुई उससे वो तनकीद से दबाव में आए, और इस वजह से वो ट्रोलिंग की वजह से फिर बाद में वो वजाहतें देते नजर आए। लेकिन मुझे जो खुद उनकी अच्छा मज़े की बात है कि कासिम अली शाह साहब को मैंने इससे पहले कभी उस तरह से सुना नहीं कि मैंने उनका पूरा लेक्चर सुना हो, या मुझे पता है कि वो हैं, और कभी टीवी पे चलते फिरते कोई फ़िक्रा सुन लिया हो या उनके साथ कोई देख लिया हो इस तरह से, लेकिन ना मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई और ना मैंने कभी उनका कोई लेक्चर सुना। लेकिन अब मैंने जब ये सारी चीज़ हुई तो मैंने देखना चाहा कि आखिर वजह क्या बनी। तो मैंने उसके बाद उनका एक जो वो अल्फाज भी सुने कि जिन्होंने कहे, और उसके बाद फिर मैंने उसकी एक्सप्लेनेशंस भी सुनी मुख्तलिफ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स पर। तो जो मैंने फिर उनकी अपनी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया, क्योंकि वो बड़े माहिर बन रहे थे कि वो बड़ा नफ्सियाती किसी का जायज़ा लेते हैं तो वो बड़ा 100% बड़ा सही होता है, वो बड़े इस पर कॉन्फिडेंट नज़र आए मुझे। तो फिर जो मैंने उनकी शख्सियत का कुछ जायज़ा लिया, उसके मैंने अंदर 3-4 पॉइंट्स निकाले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो मुझे महसूस हुआ कि उनके अंदर खुद नुमाई बहुत है। वो
ठीक है कि वो एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और होते हैं लोग, और आपको इस बात का पता भी होता है कि भाई आप कुछ अब बन चुके हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसका बरमला इजहार करते फिर रहे हों कि जी हाँ मैं बहुत कुछ हूँ, या मुझे बड़ा पता चल गया है, या मैंने कोई बड़े कारनामे कर लिए। इवन आप कर भी लें तो एक आजिज़ी होती है आपके अंदर कि आप उन कारनामों को इस तरह से नहीं बता रहे होते कि जिस तरह से आप कोई अपनी बड़ाई बयान कर रहे हो। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जिस तरह से वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बात कर रहे थे कि जी अब लोग मेरे से मशवरे लेने आते हैं, या जो मेरी बात कही हुई है नफ्सियात के मुतालिक वो आप किसी से भी टेस्ट करवा लें, किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से टेस्ट करवा लें, तो मुझे उनके अंदर एक थोड़ा ये चीज़ नज़र आई कि वो खुद नुमाई और ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। और उसके साथ साथ मुझे ये महसूस हुआ कि जो खुद बोलने वाला इंसान होता है, जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो ये कि जो आमतौर पे खुद ज़्यादा बोलने वाला इंसान होता है, जो लेक्चर देने वाला इंसान होता है, उसके लिए सुनना बड़ा महाल होता है आमतौर पर। और ये मैंने जब इमरान खान साहब के साथ जो उनकी इंटरव्यू के वो क्लिप्स देखे तो उसमें मैंने देखा कि जब खान साहब से वो कुछ सवाल करते हैं तो खान साहब जब उसका जवाब दे रहे हैं तो वो मुसलसल एक बेचैनी का शिकार है। कभी वो हिल रहे हैं, जुल रहे हैं, कभी आगे हो रहे हैं सोफे पे, कभी पीछे हो रहे हैं, कभी टिश्यू उठा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी मतलब वो मुस्तकिल मुझे एक बेचैन सी कैफियत में नजर आए। तो मुझे ये ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी और को सुनना उनके ऊपर बड़ा गिरा गुजर रहा है, और वो उनका बस नहीं चल रहा था कि बस वो खान साहब को बोलने ना दें और खान साहब के ऊपर भी कोई लेक्चर अपना शुरू कर लें। तो वो एक मुझे ये भी एक एलिमेंट नज़र आया कि वो कुछ तबीयतन मुझे लगा कि बेचैन से हैं। तीसरी जो मुझे एक चीज़ नज़र आई कि वो इस बात के लिए बड़ा क्लियर हैं कि वो कोई जैसे आपको एक अपनी इल्मियत के ऊपर एक वो होता है, नाज भी होता है कि भाई मैं ये मेरे पास है, या उस तरह से। तो मुझे कुछ उस चीज़ का भी एक एलिमेंट जो है वो नज़र आया कि जिस तरह से वो ये समझ रहे हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं और उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो स्पेशल कोई ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो कुछ इस टाइप का भी मुझे उनके अंदर महसूस हुआ उनकी शख्सियत में। वल्लाहु आलम, मेरी राय गलत भी हो सकती है, मैं उनकी तरह इतने दावे तो नहीं कर सकती कि जो मेरा तज्जिया है उनकी ज़ात के बारे में वो बड़ा कोई 100% जैसे वो कह रहे हैं। मेरी राय है गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगा कि जैसे बहुत सारे जगहों पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो एक्ट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा था। तो बहरहाल वो खान साहब के ऊपर जो भी तनकीद करें उनका हक है और कोई भी कर सकता है। लेकिन बहरहाल जी कासिम अली शाह साहब के साथ ट्रोलिंग काफ़ी हुई है, जिसके बाद वो थोड़े से मुझे बैकफुट पर नज़र आए हैं। तो उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि जी खान साहब तो मेरे भी लीडर हैं, वो भी लीडर हैं, लेकिन मुझे उनकी बात की समझ नहीं आई कि जो वो ये तनकीद कर रहे थे बुनियादी तौर पर खान साहब पे कि जी वो चाहते हैं कि जी यहाँ पे ही सारे फैसले हो जाएं। तो फिर फैसले, और आप क्या समझते हैं कि हर फैसले को क्या क़यामत के दिन पर छोड़ दिया जाए? तो फिर तो ये दुनिया कैसे चले? अगर इंसाफ यहाँ पर ना हो तो फिर ये निज़ाम ही कैसे चले? तो ये कुछ बात क्लैरिटी से वो कर नहीं पाए, और मुझे तो लगा कि खासा अबहम है उनकी लॉजिक में। लेकिन बहरहाल जनाब ये उनका मानना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। अभी तक तो कुछ मिक्स से रिजल्ट्स मुझे महसूस हो रहे हैं। जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी तक क्लैरिटी से रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि MQN के बॉयकॉट के बाद जो PTI, जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी हैं, ये काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, और इसमें मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है कि PTI बहुत कोई मार्जिन से यहाँ पर भारी मैंडेट लेने वाली है कराची में। और इसी तरह से जो ठट्ठा, बदीन या दादो के जो इलाके हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने की बातें करती है तो वहाँ पर PTI को अच्छी खासी जिसको कहते हैं ना मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे PTI ने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए थे। और कराची में बड़ी हैरत की बात है कि जहाँ पर एक प्रो PTI या प्रो इमरान वोट इतना ज़्यादा है, वो बल्दियाती इंतखाब में कन्वर्ट नहीं हो सका। मुझे लग रहा है कि इसमें टर्न आउट लोगों का बहुत बेहतर होना चाहिए था, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हद तक जो था वो लो था। हालांकि जो बल्दियाती इंतखाब है ये वो इम्पॉर्टेंट लोकल बॉडी गवर्नमेंट होती है जो कि आपके जो बुनियादी मसाइल हैं जो कराची के, जब वो कचरे की बात करते हैं लोग रोते धोते नज़र आते हैं जी, कचरा नहीं उठाया जाता, सड़क नहीं बनती, सीवरेज का सिस्टम नहीं है सही, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं सही है, ये तरक्याती काम नहीं यहाँ पर हो रहे हैं, जिस तरह जो भी आपके बुनियादी पीने का पानी नहीं है, इवन काबिल इस्तेमाल पानी नहीं है, टैंकरों में पानी आपको लेकर टैंकर माफिया के रहमो करम पर आपको छोड़ा गया है। तो बुनियादी जो मसाइल हैं ये सारे लोकल बॉडी के अंडर आते हैं। लेकिन ऐसे इंतखाब के लिए ही लोगों का इंटरेस्ट ना लेना और फिर बाद में रोना धोना करना, ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। भाई अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी किस्मत बदलें तो फिर बाहर निकल के वोट करें। फिर आप घर में भी बैठे रहते हैं और उसके बाद फिर आप रोते भी रहते हैं कि जी कराची को कोई नहीं पूछता, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। अरे भाई जब इलेक्शन हो रहे हैं तो बाहर निकलो, अपनी किस्मत बदलो।
एक को आजमाया है, दूसरे को आजमाओ, दूसरे को आजमाया है, तीसरे को आजमाओ। ये क्या बात है कि आप घर में भी बैठे हुए हैं और रोना धोना आपका फिर सबसे ज़्यादा होता है कि जनाब हमें किसी ने नहीं पूछा, हमारा कराची कमा के देता है और हम पे कोई इन्वेस्ट नहीं करता। भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं होना चाहिए, किसी भी शहर के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको खुद भी तो अपने हालात बदलने के लिए कुछ कोशिश करनी है कि नहीं। अगर आप घर में ही बैठे रहेंगे और यही इंतजार करते रहेंगे कि जी आप यही सोचते रहेंगे कि सब एक जैसे जी हमने नहीं जाना वोट डालने, तो फिर इस तरह किस्मत नहीं बदलती है। अगर आप इस तरह से अपनी किस्मत को बिल्कुल दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देंगे तो फिर यही हालात आपका मुकद्दर रहेंगे। तो आप किसी को भी वोट करें, लेकिन टर्न आउट तो होना चाहिए था, अपनी राय का इजहार तो करना चाहिए था। लेकिन इतना ज़्यादा लोगों ने रिजेक्ट किया है कराची के बल्दियाती इलेक्शन को, तो मुझे बहुत मायूसी हुई है इस चीज़ से कि वो जो हम इससे एक तो ये भी तासुर मिलता है कि ये अवाम जो है पता नहीं पूरे सिस्टम से इतना मायूस हो चुके हैं कि वो बाहर नहीं निकले। लेकिन यहाँ पर ये भी तासुर मिलता है कि क्या आप लोगों को अपनी मसाइल से इंटरेस्ट ही नहीं है, कि आप लोग इसको नहीं हल करना चाहते और इसलिए आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जो आपके हाथ में था, जो आपके इख्तियार में था, कम से कम वो तो इस्तेमाल करना चाहिए था। तो ये बड़ा एक आयरॉनिकल था। बाकी रिजल्ट्स जब पूरे आएंगे तो इसके ऊपर मैं अपना अगले व्लॉग्स में बात करूँगी कि किस पार्टी की क्या वजूहात बनी, क्या हुआ। लेकिन जनरली इस चीज़ ने डिसअपॉइंट किया कि लोग क्यों नहीं बाहर निकले, जिस भी पार्टी के लिए निकलते निकलना चाहिए था। लेकिन एमक्यूएम ने अपनी फेस सेविंग के लिए एन वक्त पे बॉयकॉट का ऐलान किया। उनका ख्याल था अगर लेंगे भी हिस्सा तो बहुत कम नशिस्तें हैं, और फरिया इदरीस साहिबा के मुताबिक तो सिर्फ 25 यूसीज वो जीत सकते थे, जो उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग में डिस्कशन में आई। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की शर्मिंदगी से बेहतर हम बॉयकॉट कर दें, ताकि कम से कम हमारे पास एक फेस सेविंग हो कि जनाब हमने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो इस चीज़ को उन्होंने शायद खेला है, और लेकिन अभी भी उनके मिजाज कुछ अच्छे नहीं लग रहे, और बज़ाहिर लग रहा है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में जो वफाकी हुकूमत है उसके ऊपर कुछ प्रेशर बढ़ाएंगे, कुछ मजीद ब्लैकमेलिंग करते नजर आएंगे। क्योंकि अब वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि जी हमने ये ठेका नहीं लिया हुआ जी हुकूमतें बनाने बचाने का, ये वो। तो अब थोड़ा थोड़ा सा उनकी हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो शुरू हो गई है। तो देखते हैं जी क्या होता है, लेकिन इसके ऊपर तफसीली व्लॉग बाद में मिलते हैं। अगले व्लॉग में अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।